सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फार्माकोजिनोमिक्स या जनरल फार्माकोलॉजी की हम जेनेटिक मैकअप देखने वाले हैं। तो वो तमाम जेनेटिक फैक्टर जो किसी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को या ड्रग के एक्शन को या ड्रग के टॉक्सिक या बेनिफिशियल इफेक्ट को क्या करे, रिएक्ट करे, उसको क्या करे, अफेक्ट करे, तो उसको बोलते हैं फार्माकोजिनोमिक्स। यानी हर इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक जेनेटिक मैकअप होता है, स्पेसिफिक जीन की एक्सप्रेशन होती है, स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाते। तो वो स्पेसिफिक जीन जो एक्सप्रेस होते हैं या नहीं होते, वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह की स्टडी को बोलते हैं फार्माकोजिनोमिक्स, या इसको हम बोल सकते हैं फार्माकोजेनेटिक्स, क्योंकि हम जीन्स की स्टडी करने वाले हैं, स्पेसिफिकली ऐसे जीन्स जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इनकी टॉक्सिक डोज को बेनिफिशियल या बेनिफिशियल डोज को टॉक्सिक बना सकते हैं। तो फिर इस स्टडी को बोलते हैं हम फार्माकोजिनोमिक्स। तो फार्माकोजिनोमिक्स के अंदर बेसिकली हमने ये देखना है कि जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स होते हैं, हमने कहा था कि जो ड्रग्स जिनको जीनोबायोटिक्स कहते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म के अंदर दो फेज देखने को मिलती है, एक फेज 1 मेटाबॉलिज्म और दूसरा फेज 2 मेटाबॉलिज्म। ठीक हो गया। तो फेज 1 मेटाबॉलिज्म और फेज 2 मेटाबॉलिज्म, इन मेटाबॉलिज्म को कैटालाइज करने वाले स्पेशलाइज्ड एंजाइम होते हैं, और इन एंजाइम को कोड करने वाले स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि जीन्स के अंदर कोई तब्दीली आ गई, कोई वेरिएशन आ गई, तो फिर ड्रग के मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या वेरिएशन आएगी। क्योंकि अगर किसी जीन के अंदर वेरिएशन आ गया, तो उसने जिस एंजाइम को कोड करना है, स्पेसिफिकली उसने अगर जीनोबायोटिक के किसी एंजाइम को कोड करना हो, तो वो इसके ड्रग के मेटाबॉलिज्म को या ड्रग की एक्शन को अल्टर कर सकता है, या तो ड्रग को जो नॉन पोटेंट या नॉन टॉक्सिक ड्रग थी उसको टॉक्सिक भी बना सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जनरल डेफिनेशंस पहले पढ़ लेनी है, इसके बाद एंजाइम्स फेज 1 मेटाबॉलिज्म के और फेज 2 मेटाबॉलिज्म के। ठीक हो गया। उसके बाद हमें जो तीसरी चीज़ होगी वो होगा ट्रांसपोर्टर्स के। वो कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो ड्रग को क्या करते हैं, ड्रग एक मतलब किसी सेल के अंदर आके उसको बाहर फेंक दिया, इस तरह ड्रग का जो एक्शन होता है सेल के अंदर वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो फिर हमने ट्रांसपोर्टर्स को पढ़ना है। ठीक हो गया। लास्ट में हमने इम्यून रिस्पॉन्स को देखना है, स्पेसिफिकली जिसको आप बोल सकते हो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन या मेजर या MHC या HLA पॉलीमॉर्फिज्म भी जिसको आप बोल सकते हो। ठीक हो गया। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सब्सक्राइब ना करना बेशक। तो सबसे पहले डेफिनेशन, तो आपको पता है कि जो फार्माकोजिनोमिक्स है, फार्माकोजिनोमिक्स का दूसरा नाम होता है फार्माकोजेनेटिक्स, और फार्माकोजेनेटिक्स की सिंपल डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन जेनेटिक मेकअप एंड द ड्रग मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड फार्माकोजेनेटिक्स या फार्माकोजिनोमिक्स। ठीक हो गया कि अगर जीन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के साथ, ड्रग के एक्शन के साथ। ठीक हो गया। तो उसको बोलते हैं हम सिंपल हम फार्माकोजिनोमिक्स या फार्माकोजेनेटिक्स। अब इसके बाद ड्रग्स ने जो जीन्स ने करना क्या है, जीन्स ने एंजाइम्स को कोड करना है या फिर कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को भी कोड करना है जो ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जीन्स ने क्या करना है, एंजाइम्स या ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है। और ये एंजाइम और ट्रांसपोर्टर्स ड्रग के मेटाबॉलिज्म को या ड्रग की एक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब आपको पहले से पता है कि जो जीनोबायोटिक्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है, और जीनोबायोटिक के मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको दो फेज देखने को मिलते हैं, एक फेज 1 होता है, एक फेज 2 होता है। तो जीनोबायोटिक्स हम लिख लेते हैं, और जीनोबायोटिक्स से कितने फेज होते हैं, हम कह सकते हैं फेज 1 और फेज 2 होता है। फेज 1 का मेन पर्पस ये होता है कि कोई नॉन पोलर ड्रग होती है उसको पोलर बनाना। ठीक है। यानी किसी एक ड्रग होगी उसको अपने यूरिन के अंदर या बाइल के अंदर एक्सक्रीट करवाना है या एलिमिनेट कराना है, तो फिर इसको पोलर बनाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हम पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं। तो बाज़ औक़ात पोलैरिटी बढ़ाने का मेन पर्पस यही होता है कि फेज 2 मेटाबॉलिज्म के अंदर कॉन्जुगेशन करनी है, तो वो कॉन्जुगेशन आसानी से हो सके। ठीक हो गया। तो पोलैरिटी को बढ़ाना, पोलैरिटी को बढ़ाने के लिए आप कोई ना कोई पोलर ग्रुप ऐड कर सकते हो। आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, आप सल्फा हाइड्राइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, आप इसमें अमोनिया ग्रुप भी अमाइनो ग्रुप कह सकते हो इसको, अमाइनो ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। तो जो फेज 1 रिएक्शंस होती है, कुछ फेज 1 रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो आप डिपेंडेंट होते हैं P450 मेटाबॉलिज्म के ऊपर। यानी एक होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या तो P450 मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम की वजह से भी हो सकती है या फिर उनके एंजाइम की ना होने की वजह से भी। ठीक है। तो जो पहला जो रिएक्शन होता है फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर वो होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हम कह सकते हैं कि ये P450 की वजह से भी हो सकती है, P450 मोनोऑक्सीजिनेस, या ये P450 मोनोऑक्सीजिनेस की वजह से नहीं भी हो सकती। ठीक हो गया। जो P450 मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम सिस्टम होता है वो किस किस टाइप की ऑक्सीडेशन को या किस किस टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो ये हाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं, ये क्या करवा सकते हैं, ये डी अल्काइलेशन करवा देते हैं, अल्काइल ग्रुप को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया।
और अल्काइल ग्रुप आपको पता है कि वहाँ पर आपको बहुत सारे हाइड्रोजन एटम देखने को मिलते हैं, CH3 या CH2, और अगर हाइड्रोजन एटम निकल जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप ये भी कह सकते हो इनको रिमूव करा देना, या इसके बाद जो अल्काइलेशन होती है, या तो आपने डी अल्काइलेशन किया, मतलब आपने नाइट्रोजनस एंड से आपने अल्काइल ग्रुप को रिमूव किया, या फिर O एंड से अल्काइल ग्रुप को रिमूव किया है। इसके बाद आप कह सकते हो कि आपने ऑक्सीडेशन N टर्मिनल पे किया है, या फिर आपने ऑक्सीडेशन S टर्मिनल पे किया है। N टर्मिनल का मतलब ये होता है कि आपने नाइट्रोजन वाले ग्रुप से, जैसे NH2 होता है, वहाँ से आपने हाइड्रोजन एटम निकाली है। S ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि आपने SH से हाइड्रोजन एटम निकाल लिया, या डी माइनेशन का मतलब होता है कि आपने माइनो ग्रुप निकाल लिया, जिसके अंदर आपको NH2 यानी हाइड्रोजन एटम देखने को मिलते थे। कुछ ऑक्सीडेशन ऐसी होती है जो P450 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इसके अंदर आप अमाइन ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, उसके साथ आप डिहाइड्रोजनेशन बोल सकते हो। जो दूसरा रिएक्शन होता है वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम या तो ऐड कर देते हैं या ऑक्सीजन निकाल देते हैं। और तीसरा होता है हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस डिपेंडिंग अपॉन हमने किस कंपाउंड की किया है, एस्टर्स की किया है या अमाइड्स की किया है। तो फिर आपको डिफरेंट फेज 1 मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिल सकते हैं। इनका मेन पर्पस यही है कि इनकी पोलैरिटी को बढ़ा देना, ताकि हम इनकी कॉन्जुगेशन या फिर डायरेक्ट यूरिन और बाइल के अंदर हम इसको सेपरेट करवा सकें। ठीक हो गया। अब दूसरा है फेज 2 मेटाबॉलिज्म। फेज 2 मेटाबॉलिज्म में ये होता है, देखिए हम कॉन्जुगेशन करते हैं, यहाँ पे हम एक दूसरा ग्रुप जोड़ देते हैं, दूसरा ग्रुप बल्कि ग्रुप या पोलर ग्रुप जोड़ देते हैं। वो पोलर ग्रुप क्या करता है, इसकी पोलैरिटी को मजीद बढ़ा देता है। वो पोलर ग्रुप आपको ग्लूकुरोनेट भी देखने को मिल सकता है, वो आपको आपने वहाँ पे पढ़ा था कि एसिटाइल ग्रुप भी हो सकता है या ये सल्फेट ग्रुप भी हो सकता है। तो ये ग्लूकुरोनेट भी हो सकता है, एसिटाइल ग्रुप भी हो सकता है, और ये सल्फेट ग्रुप भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है जो इसकी पोलैरिटी को बढ़ा के इसको यूरिन और बाइल के अंदर सीक्रेट करवा देगा, एक्सक्रीट करवा देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ ये तो हो गया फेज 1 और फेज 2 मेटाबॉलिज्म। अब जो फेज 1 वाले एंजाइम होते हैं, वहाँ पर जो स्पेसिफिकली जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, जो हमने पढ़ने हैं फार्माकोजिनोमिक्स के अंदर, वो 3 होते हैं। ठीक है। फेज 1 वाले एंजाइम कितने होंगे? 3 होंगे। तो जो पहला होगा वो होगा CYP। वाई CYP स्टैंड फॉर साइटोक्रोम P450। ठीक हो गया। 2 इसकी फैमिली है, D सब फैमिली हो जाएगा, या हमने इसका नोमेनक्लेचर में देख लेना है। ठीक है। CYP2D6। ठीक है। फिर एक और साइटोक्रोम P450, यहाँ पर आपको 2 फिर सब फैमिली C, और आपको 9th मेंबर है इसका। ठीक है। इसके बाद एक और साइटोक्रोम CYP थर्ड फैमिली है। इसके बाद आप कह सकते हो A सब फैमिली हो गया, और 4th इसका नंबर हो गया 4 या 5। तो ये आपको कुछ एंजाइम नजर आ रही है जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर होते बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हो गए, जो आपने फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं, वो 3 है। इसके साथ चौथा एक और एंजाइम भी है, वो है डाईहाइड्रोपिरामिडिन डिहाइड्रोजिनेज के। वही एंजाइम है जो आप पढ़ते थे पिरामिडिन की कैटाबॉलिज्म के अंदर। तो डाईहाइड्रोपिरामिडिन डिहाइड्रोजिनेज, तो ये पिरामिडिन की कैटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता था। तो स्टार्ट करते हैं इनके फार्माकोजेनोमिक्स या फार्माकोजेनेटिक्स को। तो इनको स्टार्ट करने से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अभी पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब डिफरेंट या मैनी, मॉर्फ का मतलब शेप। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो फार्माकोजेनोमिक्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि कोई एक जीन है, जीन उसके अंदर वेरिएशन आ जाना, उसके डीएनए सीक्वेंस के अंदर वेरिएशन आ जाना, और ये वेरिएशन या तो उस जीन की एक्टिविटी को भी बढ़ा सके या उस जीन की एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर दें, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक हो गया। कि आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली जो डीएनए सीक्वेंस होता है, तो उसके अंदर जो वेरिएशन होती है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलती है एलील्स की, और ये वैरायटी में भी कुछ ज़्यादा फंक्शन कर ले या कुछ कम फंक्शन कर ले। मतलब जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये किसी स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को बढ़ा भी सकती है और किसी स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को कम भी कर सकती है। ठीक हो गया। तो हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म को इस तरह से देख लेते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं CYP2 ये वाले एंजाइम्स, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल के अंदर हम ये एंजाइम्स को पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पर एंजाइम की हेडिंग दे देते हैं। इसके बाद ये जो एंजाइम किन किन ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये पॉलीमॉर्फिज्म हमने कहा था कि गेन ऑफ फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकती है और लॉस ऑफ फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म हम ये कह सकते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन या लॉस ऑफ फंक्शन। अब जो पहला एंजाइम है वो है CYP2, यानी इसकी फैमिली 2 है, सब फैमिली D है, और उसका 6 मेंबर है CYP2D। तो ये तकरीबन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो लीवर का मेटाबॉलिज्म होता है, स्पेसिफिकली 20 से लेकर 25% जो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर, वो इन्हीं
इसी एंजाइम्स की वजह से होता है, ठीक हो गया। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमें मोर देन 100 पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो 9 पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, मतलब जो 9 वैरायटी हमें कॉमनली देखने को मिल सकती है। अब जो CYP2D6 ये वाला जो होते हैं, ये वाले जो एंजाइम सिस्टम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं उस पेशेंट के अंदर जो कोडीन वाली ड्रग ले रहा है, क्योंकि ये वाला जो एंजाइम होता है ये करता क्या है, ये जो एक ड्रग होती है कोडीन, उसको कन्वर्ट करा देता है मॉर्फिन के अंदर। और जो मॉर्फिन होती है ये एनाल्जेसिया सिस्टम के अंदर पार्ट करती होती है, ठीक हो गया। तो एनाल्जेसिया सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि ये मॉर्फिन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कर रही क्या है, ये कोडीन को मॉर्फिन के अंदर कन्वर्ट कर रही है। तो अगर पॉजिटिव पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन अलील हो जाए, तो होगा क्या, होगा ये कि जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मॉर्फिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा, तो एनाल्जेसिया तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये हमारा साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी वजह से ये होगा कि जो मॉर्फिन होगा, मॉर्फिन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देगा, हमारे मेडुलरी सेंटर को डिप्रेस कर देगा। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगी तो फिर डेथ भी हो सकती है, ठीक हो गया। और अगर इसका लॉस ऑफ फंक्शन अलील या लॉस ऑफ फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए, तो फिर जो मॉर्फिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, और मॉर्फिन का लेवल कम हो जाएगा तो एनाल्जेसिया या जो पेन, जो हम पेन किलर वाला इफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो एनाल्जेसिया इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने CYP2D6 का आपने देख लिया कि कोडीन की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके बाद है CYP2C19। ये वाला जो होती है क्लास, या ये वाला जो एंजाइम सिस्टम होता है, ये स्पेसिफिकली लीवर के अंदर हम कह सकते हैं जो होता है कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या प्रोपेनोलोल, इसके साथ साथ दूसरे जो अल्कोहल वाली वैरायटी वाली ड्रग्स होती है, जैसा ओमिपेराजोल हो गया, इसके साथ हम कह सकते हैं डायज़ेपाम, तो डायज़ेपाम और ओमिपेराजोल एक्सेट्रा इनके मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके साथ एक और ड्रग भी होती है जिसको बोलते हैं क्लोपिडोग्रिल। अब जो ये वाला जो एंजाइम सिस्टम होता है ये करता क्या है, जो क्लोपिडोग्रिल होती है, क्लोपिडोग्रिल इसको इनएक्टिव से एक्टिव करवाता होता है। और जो क्लोपिडोग्रिल होती है ये होती है एंटी क्लॉटिंग वाली। एंटी क्लॉटिंग का मतलब ये होगा कि अगर ये वाला ज़्यादा हो गया तो ये एक्टिव कंपाउंड बनना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, तो आपको जो क्लॉट की फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। जब क्लॉट की फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी तो अगर ब्लीडिंग हो गया तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोई क्लॉट होगा नहीं, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर ये नेगेटिव अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला तो ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहेगी, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहेगी तो फिर आपको क्लॉट की फॉर्मेशन को ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद है CYP3A4 एंड 5। जो ये वाला जो होता है ये कॉमन मेटाबॉल एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो 50% ड्रग्स होती हैं उनको मेटाबोलाइज करने वाले यही एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है, तो हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को। अब जो इसके बाद जो DPD है ये करता क्या है, ये वाला जो होता है, ये वाला, ये जो डाइहाइड्रोपिरामिड डिहाइड्रोजिनेस, ये हमने एक तो पढ़ा था पिरामिडिन के कैटाबॉलिज्म से, और वहाँ पे एक ड्रग का नाम सुना था, उसका नाम था 5-फ्लोरोयूरासिल। तो ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम 5-फ्लोरोयूरासिल को रिमूव कर देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ये कोलोरेक्टल कैंसर को ट्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक हो गया। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक दूसरी ड्रग्स होती है जिनको ओरल प्रो ड्रग्स कहते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर इसमें कन्वर्ट हो जाती है 5-फ्लोरोयूरासिल के अंदर, और 5-फ्लोरोयूरासिल असल में कोलोरेक्टल कैंसर काज करता है। तो फिर अगर जो डाइहाइड्रोपिरामिडिन डिहाइड्रोजिनेस का लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिले तो फिर होगा क्या, इसकी वजह से आपको कोलोरेक्टल कैंसर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव देखने को मिले तो जो 5-फ्लोरोयूरासिल की एक्सक्रीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जब इसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसको कोलोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पर कोलोरेक्टल कैंसर की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो असल में हम ये फेज 1 मेटाबॉलिज्म के ये वाले पढ़ लेते, ठीक है, ये वाला पढ़ लेते। तो फिर जो CYP2C9 है ये ड्रग इफेक्ट करती है वारफरीन, फेनाटोइन और एंटीबायोटिक सल्फोनालयूरिया की मेटाबॉलिज्म के साथ, ठीक हो गया। और ये असल में करती क्या है, CYP2C9 ये करती क्या है, ये इनके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। CYP2C9 ये करती क्या है, जो क्लोपिडोग्रिल के एक्टिव मेटाबोलाइट को कंट्रोल करती है। CYP2D6 ये कोडीन की कन्वर्जन को मॉर्फिन के अंदर कन्वर्ट कराती थी, ठीक हो गया। इसके बाद CYP3A4 इसका बहुत सारा मेटाबॉलिज्म था, बहुत सारा था, उसको हमने छोड़ दिया था। जबकि DPD डिहाइड्रोपिरामिडिन डिहाइड्रोजिनेस ये करती क्या थी, ये करती थी कि जो
5-फ्लोरोयूरेसिल इसकी क्लीयरेंस करवाती थी, जिसकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म या फेज़ 2 एंजाइम कौन-कौन से होते हैं? मैंने कहा था कि जो फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म के अंदर कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है, और ये कॉन्जुगेशन किन-किन एंजाइम की वजह से हो सकती है? तो आप बोल सकते हो कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज़, आप ये कह सकते हो उसके साथ थायोप्यूरिन एस मिथाइल ट्रांसफेरेज़ जिसने मिथाइलेशन करवा देनी है, ठीक हो गया? इसके साथ आप ये भी कह सकते हो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी आ सकता है। तो फिर 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम आपने नोट कर लेने हैं। अब जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज A1, ये वाला जो एंजाइम होता है, ये वाला स्पेसिफिकली जो एक ड्रग होती है SN38, जो इससे प्रोड्यूस होती है, इसका मेटाबोलाइट होती है SN38, और ये इन्वॉल्व होता है कोलोरेक्टल कैंसर में। तो अगर नेगेटिव या लॉस ऑफ फंक्शन में देखने को मिला, तब हमें कोलोरेक्टल कैंसर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद है थायोप्यूरिन एस मिथाइल ट्रांसफेरेज, ये इन्वॉल्व होती है 6 मार्केप्टोप्यूरिन और दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स की इनएक्टिवेशन के अंदर, ठीक हो गया? तो अगर ये ड्रग खराब हो गई या ये एंजाइम इसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिला, तो फिर इनकी थायोप्यूरिन की टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। थायोप्यूरिन के अंदर आपको एज़ाथायोप्यूरिन और 6 मार्केप्टोप्यूरिन और 6 थायोग्वानिन ये आते हैं, ठीक हो गया? इसके बाद है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। हमने कहा था कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, जो हमने किसके अंदर पढ़ा था? बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, और हमने कहा था कि जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है वो इसकी रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टर्स। कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक जीन इनकोड करते हैं, और ये ट्रांसपोर्टर्स करते क्या है? ये ड्रग को किसी सेल से बाहर फेंक देते हैं। स्पेसिफिकली जो हमने कहा था कि पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ये इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर होती है। पी ग्लाइकोप्रोटीन को पहले कहते थे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर 1। ये करती क्या है? ये ड्रग को, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है, उनको कैंसर सेल से बाहर फेंक देती है, ठीक हो गया? अब कैंसर सेल से बाहर ये ड्रग चली गई, तो फिर ये ड्रग अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। जब ये ड्रग फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो फिर कैंसर सेल्स के अंदर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। इसके बाद है HLA पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आपको HLA या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो असल में इम्यूनोजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए, तो ये भी किसी ड्रग के मेटाबॉलिज्म या ड्रग की एक्शन को खराब कर सकती है। और इसकी एग्जांपल आपने ये नोट करनी है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस। बस ये दो एग्जांपल आपने अच्छे से नोट करनी है। उसके साथ साथ आपने ये भी नोट करना है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो किन किन ड्रग्स के अगेंस्ट आपको देखने को मिलती है। जस्ट आपने नाम याद कर लेने हैं, मे बी MCQs में आ जाए, ठीक हो गया? तो फिर ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।